आदित्य L1 पर 400 करोड़ रुपए खर्च। क्या मिला आम जनता को? देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी मारामारी है, कीमतों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। उस पर भारत सरकार अगर 400 करोड़ रुपए सूरज की आग में एक यान को फूंक देने के लिए लगा दे तो क्या कहेंगे इस पर आप? क्या सोच है आपकी? दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार के ख्याल रखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको वो बेहद जरूरी कारण बताने वाले हैं जो आपको अंदर तक ही समझा देगा कि क्यों इसरो महत्वपूर्ण है, क्यों आदित्य L1 की भारत को जरूरत है, क्यों चंद्रयान 3 भी महत्वपूर्ण था, क्यों कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का प्रोजेक्ट भारत की प्रगति, भारत की जनता के हित में है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन जो है उसका काम सिर्फ साइंटिस्टों को खुश करने के लिए, उन्हें रिसर्च के लिए जरूरी डाटा देने का नहीं है। कोई ऐसी खोज करने के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है जो कि सिर्फ किताबों में पढ़ने पढ़ाने के लिए काम आएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन है जिससे आपका भी हित जुड़ा हुआ है, हमारा भी हित जुड़ा हुआ है, पूरे देशवासियों का हित जुड़ा हुआ है। एक प्रैक्टिकल कारण जिसकी वजह से आदित्य L1 के ऊपर लगाई गई एक एक पाई बेहद, बोल सकते हैं कि आप मनी वेल स्पेंट है, यानी कि इसकी एक एक पाई हम सबको करोड़ों खरबों रुपए के नुकसान से बचा सकती है। जानते हो क्या चीज है? ध्यान से सुनिएगा। आज की तारीख में आपने जो फोन पकड़ा हुआ है, जिस पे आपकी बातचीत होती है, उसका लेना देना, आप जो इंटरनेट पर बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखते हैं, बढ़िया बड़े गाने सुनते हैं, दोस्तों से कनेक्ट करते हैं, इसके पीछे सैटेलाइट्स का होना बेहद जरूरी है। आज की तारीख में जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आई है, उसके पीछे अंतरिक्ष में पहुंची भारतीय सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा योगदान है भारत की जनता के लिए। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या हो कि एक दिन सूर्य से एक बड़ा सौर तूफान उठे। हिंदी में सौर तूफान कहा जाता है सोलर स्टॉर्म्स को, टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन, जिसमें समझ लीजिए कि सूर्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आखिर सूर्य कोई धरती जैसी ठोस जगह नहीं है दोस्तों, वो गैसों का भंडार है। उसका कोर है वो मटीरियलिस्टिक है, लेकिन उसका ऊपरी सतह जो है वो ऑलमोस्ट गैस जैसी है, चार्ज्ड गैसेस, यानी कि गैस के जो एटम्स हैं वो पूरी तरीके से चार्ज्ड हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये जो चार्ज्ड गैस का हिस्सा जब तूफान बनकर बहुत तेज गति से बाहर, समझ लीजिए कि एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिस तरीके से ज्वालामुखी फटता है, उस तरीके से कोरोनल मास इजेक्शन होता है। और ये जो है अंतरिक्ष में गैस का चार्ज्ड गुबार, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, वो फायर करता है, जिसे सोलर फ्लेयर भी कहा जाता है। और ये जो गैसों का चार्ज्ड गुबार है, सोलर फ्लेयर जो हैं, जब ये आकर टकराते हैं अंतरिक्ष में मौजूद हमारी सैटेलाइट से, तो वो काम करना बंद कर सकती है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी और आपकी समझ तो सिर्फ 2000 सालों की ही है। इसके पहले तक तो कैलेंडर भी नहीं बना था। ये बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? कैलेंडर भी बना था तो भी हमारी इतनी समझ नहीं थी। तो सूर्य पर जो ये स्थिति परिस्थिति डेवलप होती है, उसका आज के आधुनिक मानवों पर और करंट मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त प्राचीन पुरातन काल में तो हमारे पास सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी, तो स्पेस वेदर का असर उतना स्ट्रांग धरती पर पड़ता नहीं था। और हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है कोई कि बहुत तेज सूरज की किसी गतिविधि से धरती पर जीवों का कोई नरसंहार हो गया हो। ऐसा जरूर हुआ होगा जब शैशवावस्था में रहा होगा, जवान रहा होगा हमारा सूर्य, तो उसकी गतिविधि से धरती की सतह पर जरूर असर पड़ा होगा, और ऐसा कोई ना कोई एक्सटिंक्शन इवेंट जरूर हुआ होगा जिस तक हमारे वैज्ञानिक आने वाले दशकों में जरूर पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख पे, वो तो प्राचीन काल हमारे पास सैटेलाइट नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी के लिए नेसेसरी सैटेलाइट्स मौजूद हैं। और ये सैटेलाइट्स हमारी धरती के वायुमंडल के जो प्रोटेक्टिव कवच है, जो सुरक्षात्मक कवच है, उसके बाहर अंतरिक्ष में ऑपरेट करती है। इसी वजह से ये धरती के मौसम इसके ऊपर काम नहीं करते, लेकिन स्पेस का मौसम, जिसे अंग्रेजी में स्पेस वेदर कहा जाता है, अंतरिक्ष का मौसम वो काम करता है। और अंतरिक्ष के मौसम के ऊपर अधिपत्य है
अंतरिक्ष के मौसम का जो स्वामी है वो हमारा सूर्य है। और वो जब नाराज होता है, वहां जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है, सौर तूफान उठते हैं, तो उसका प्लाज्मा जो है वही चार्ज गैसों का जो एक बहुत सारा फैलाव जो है, गुबार जो है, वो वहां के धमाकों से होता हुआ सीधा आता है और पूरी स्पेस वेदर जो है उसे प्रभावित कर देता है, अंतरिक्ष के मौसम को बदल कर रख देता है। जिसके डायरेक्शन में, इसके रास्ते में जो भी चीज आती है, अगर वो वल्नरेबल है चार्ज्ड पार्टिकल के, तो उसके ऊपर उसका असर हो जाता है और हमारी सैटेलाइट्स के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं उसमें जोरदार असर पड़ता है। हम इतनी सारी कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि इससे होता यह है कि सैटेलाइट्स का नेविगेशन खराब हो जाता है, हो सकता है सैटेलाइट काम करना बंद कर सकती है। आपने जरूर सुना होगा कि धरती पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किस तरीके से किया जाता है। उन्हें रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर कक्षा में पहुंच जाती हैं, एक ऑर्बिट में पहुंच जाती हैं, उसके बाद वो चक्कर काटना शुरू करती हैं अर्थ का, और जो भी उनका काम है, गोल है, वो करने लगती हैं। तो दोस्तों, ऐसा होने की वजह से सोलर स्टॉर्म अगर आया और वो उसको हिट किया सैटेलाइट को, तो वो अपनी ऑर्बिट से भटक सकती है, अपनी गिवन पाथ से भटक सकती है, उसका कम्युनिकेशन ग्राउंड सेंटर के साथ खत्म हो सकता है। और ऐसा तो नहीं कि कोई एक ही सैटेलाइट चक्कर काट रही पृथ्वी के, हर देश की अपनी एक सैटेलाइट है। लगातार हमारा स्पेस जो है अब उस सैटेलाइट से भर चुका है। ऐसे में ये जो दिग्भ्रमित हो चुकी सैटेलाइट है, जो अपना कंट्रोल खो चुकी है सैटेलाइट, दूसरी सैटेलाइट से टकरा सकती है, और वो दूसरी सैटेलाइट और किसी सैटेलाइट से टकरा सकती है। एक रेला लग सकता है, एक ट्रेन बन सकती है, एक चेन ऑफ क्रैशेस हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से जब धुंध का मौसम रहता है तो एक गाड़ी जाके टकराती है, उसके पीछे दूसरी टकराती है, तीसरी टकराती है, और ये जो चेन बनेगा अंतरिक्ष में जब ऐसा एक्सीडेंट होगा जैसे सोलर स्टॉर्म की वजह से, तो आपका अंतरिक्ष, हमारा अंतरिक्ष जिसके बारे में हम सोचते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम स्पेस टूरिज्म में जाएंगे, हमारे लोग कुल्लू मनाली घूमने के बजाय, हिमालय घूमने जाने के बजाय, कश्मीर घूमने जाने के बजाय ये जाएंगे चांद पर या अंतरिक्ष पर घूमने जाएंगे। स्पेस टूरिज्म की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा स्पेस जो है, अगर ऐसा कोई इवेंट हो गया जिसमें जो लाइन से क्रैश होने लगी सारी सैटेलाइट्स एक दूसरे से टकराकर, चेन रिएक्शन शुरू हो गया, तो हमारा स्पेस जो है, जो बाहरी ऑर्बिट है धरती की, वो सबसे खतरनाक जगह बन जाएगी। और किसी भी स्पेस मिशन को भेजने से पहले इन स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्षीय कचरा, इसे ध्यान में रखना होगा, और हम हमारी धरती में ट्रैप भी हो सकते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। बहुत ज़्यादा स्पेस डेब्री अगर धरती के इर्द गिर्द बन गई तो ये हो सकता है। तो हमारा आदित्य L1 जो गया है, वो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है पापा, PAPA, पापा शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये उसी प्लाज्मा को एनालाइज करेगा दोस्तों, जो कि सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान जब विस्फोट होते हैं सूर्य पर, और वहां से जो निकलता है, जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, और वो जो गुबार है, जो प्लाज्मा है, वो उसको एनालाइज करेगा आदित्य L1, हमारा जो यान है, सूर्ययान, और वो उसे स्टडी करेगा, वो चेक करेगा कि कितना ज़्यादा इसमें चार्ज पार्टिकल है, कितनी इसके अंदर पावर है, नुकसान पहुंचाने की कितनी इसके अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, और उसके अनुसार ये हमें वो पैरामीटर्स दे सकता है कि भैया आप अपनी सैटेलाइट बना रहे हैं, आप अपने जो स्पेस एसेट्स हैं, हमारे अंतरिक्ष केंद्र भी हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, ऑर्बिटर्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आप ये प्रोटेक्शन दे दें, ये कोटिंग कर देंगे, ये प्रोटेक्शन दे देंगे, तो सोलर स्टॉर्म अगर आएगी तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये एक बहुत प्रैक्टिकल यूज है आदित्य L1 का। इसीलिए हम कह रहे थे कि आदित्य L1 इज एवरी रूपी वेल स्पेंट। एक रुपया जो आदित्य L1 के ऊपर लगाया गया है ना, वो हम सबके हित में है, और वो हमें करोड़ों खरबों के खर्च से बचा सकता है। इसीलिए हम बोल रहे थे ये सिर्फ एक पेलोड, पापा, फुल फॉर्म प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इसके बारे में आपको बताया हमने, जबकि आदित्य L1 पर ऐसे 7 पेलोड लगे हुए हैं दोस्तों। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड और लगा है जिसका नाम है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VELC। जानते हैं इसका काम क्या है? ये एक ब्लॉक लगा देगा सूरज के ऊपर में, जो इसके कैमरेज हैं, एक ब्लॉक लगा देंगे सूरज के ऊपर में, और उसके बाद सूर्य जो है इस इंस्ट्रूमेंट को, इस पेलोड को कुछ वैसा ही दिखाई देगा जैसे हमें धरती से जब सोलर एक्लिप्स आता है, सूर्य ग्रहण आ जाता है, तब दिखाई देगा। बस फर्क ये है कि ये 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर स्पेस में, जहां सबसे बेस्ट व्यू आता है सूर्य का, वहां पर इसे ऑब्जर्व करेगा, VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। और इसका फायदा क्या है कि इससे सूर्य की जो विजिबल इलाका है वो तो दब गया, पर जो उसका कोरोना है, कोरोना दरअसल सूर्य का वायुमंडल से, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है, और यहीं पर मैजिक होता है
सूर्य में। इसी मैजिक की वजह से हम धरती पर जीवित हैं। इसी मैजिक की वजह से हमें सूर्य की दैवीय किरणें मिलती हैं। इसी कोरोना की वजह से हमारी धरती पर फोटोसिंथेसिस होता है। हमारे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में धरती पर ऑक्सीजन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है बता दें आपको। सूर्य जो है, जिस प्रकार से हमारी धरती का एक कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, ठीक उसी तरीके से सूर्य का भी एक कोर है। जानते हैं उसके कोर का तापमान कितना है? 15 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है कोर का तापमान। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो सरफेस है, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है सूर्य का, उसका तापमान महज 5000 से 6000 डिग्री हो जाता है। आश्चर्य की बात है, अंदर तेज गर्म, बाहर ठंडा। चलो ये भी समझ में आता है। लेकिन सतह से ऊपर एक और लेयर है जो उसके वायुमंडल की लेयर है, जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना का तापमान 20 लाख डिग्री होता है। ऐसा कैसे संभव है? जब सतह 5-6 हजार की है तो बाहरी आवरण 15 से 20 लाख डिग्री कैसे पहुंच सकता है? और ये स्कीम क्या है? कोर में 15 लाख, बाहर सतह में 5000, फिर बाहरी आवरण में 15 लाख 20 लाख। ऐसा कौन सा हीटिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है सूर्य में? ये सिर्फ और सिर्फ पता चल सकता है जो सूर्य का कोरोना है उसे समझकर। और इसीलिए हमने उसमें पेलोड डाला है आदित्य L1 में, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VELC। इसकी मदद से इस मैकेनिज्म को डिसाइफर करने में, इस सीक्रेट के ऊपर से पर्दा उठाने में आदित्य L1 हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिकों की मदद करेगा। और अगर इसमें कामयाब हो गए इसरो के वैज्ञानिक, तो वो उस मैकेनिज्म को रेप्लिकेट कर सकते हैं धरती पर जो सूर्य पर होता है। और फिर जितनी भी बैटरियां आपने आज तक देखी होगी ना लाइफ में, वो सब उसके सामने चने-मुर्रे साबित हो जाएगी। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसी बैटरियां बनाएगी जो हजारों सालों तक चलेगी एक बार चार्ज करने के बाद। समझ रहे हैं आप? वो मैकेनिज्म, वो हीटिंग मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है समझना। उसे आज तक नासा भी नहीं समझ पाया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, जो 400 करोड़ रुपए आदित्य L1 पर लगे हैं, वो हर एक भारतवासी के हित में है और ऐसा बार बार होना चाहिए। आपको बता दें, भारत सरकार ने चंद्रयान 3 के बाद इसरो के बजट को डबल कर दिया है। हमारा तो मत है कि इसरो का बजट into 100 कर देना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भारत देश करे, भारत का नाम भी हो और हम भारतवासियों को इससे कुछ मदद भी मिले। आपका इस पर क्या मानना है? क्या अब भी आप सोचते हैं कि 400 करोड़ रुपए आदित्य L1 पर लगाकर बेहद बड़ी गलती की भारत ने? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर